नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो हम लोग जैसा कि इस सेगमेंट में बात कर रहे थे ज्यामिति पे। ज्यामिति की 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की ज्यामिति की बेसिक्स की, यानी कि बिंदु क्या होते हैं, किरण क्या होती है, रेखाखंड, रेखा, ये सब क्या होते हैं। इन सब पे बात करने के बाद बात तो वहीं पे हो जानी चाहिए थी, लेकिन वहां पे बहुत छोटा सा इसका पार्ट कवर हो पाता और आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन और बढ़ जाती है, इसलिए वहां पे नहीं किया गया। एक बात होती है एंगल। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने रेखाओं के बारे में जितने भी गुणधर्म थे, यानी कि रेखाओं से रिलेटेड जो प्रमेय थी, क्योंकि कंपटीशन या कोई भी एग्जाम होता है उसमें रेखाओं से संबंधित जो प्रमेय है उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो और या सवालों के बीच में वो प्रयोग होते हैं। जैसे 2 रेखाएं हैं, वो एक दूसरे के समांतर हैं, तो तीसरी रेखा भी यदि पहली के समांतर है तो दूसरी के भी समांतर होगी, इस तरह से। तो अगर जैसे कहीं 2 रेखाएं हमें दिख रही हैं समांतर हैं और तीसरी वाली को दे रखा है पहली वाली का समांतर है, तो हम दूसरी वाली को भी, जो तीसरी वाली है उसको भी दूसरी वाले के पैरेलल मानकर, या पहली वाली को तीसरी वाली के पैरेलल, कुछ भी, यानी कि तीनों को आपस में पैरेलल मानकर जितने भी उसके नियम कानून होते हैं वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से 2 वीडियो में हम लोगों ने ये यहां तक कवर कर लिया कि रेखाओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तीसरी बात आती है कोण पे, यानी कि बात तो थोड़ी बहुत हो जानी थी पहले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ताकि यहाँ पे पूरी विस्तृत जानकारी मिले। तो आइए समझते हैं कोण क्या होते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पर कोण की परिभाषा लिखी हुई है, क्या कह रहा है कि 2 किरणों के बीच का वह स्थान जो एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यानी कि अपने पास 2 किरणें हैं, एक किरण ये है और एक दूसरी किरण ऐसी होनी चाहिए कि जो एक ही बिंदु पे मिले। तो ये एक ही कॉमन बिंदु हो सकता है। तो इस तरह, तो ये जो स्पेस है, ये जो खाली जगह है, ये कितना है, यही होता है अपना कोण। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा अगर बात की जाए तो ये कह सकते हो कि 2 रेखाओं या रेखाखंडों के बीच का झुकाव, यानी कि 2 रेखाएं कह लीजिए, किरणें कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो इनके बीच का झुकाव, यही है इनके बीच का झुकाव। एक रेखा ऐसी ले लीजिए, एक ऐसी ले लीजिए, या रेखाखंड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो इनके बीच ये इतने डिग्री पे झुकी हुई है। अब ये सब बताएंगे डिग्री क्या है। तो ये इतने डिग्री पर झुकी है ना। आप रेखाएं लेना चाहते हो, आप कोई प्लेन लेना चाहते हो, जैसे एक कोई प्लेन पेपर होता है, ये जैसे डस्टर है अपने पास, ये इसको हम ऊपर वाला प्लेन मानते हैं। तो इसके साथ जो अपनी ये एक किरण, इसको मार्कर को समझते हैं। तो ये जो बीच का ये जो झुकाव है कुछ इस तरह से, ये एक सरफेस प्लेन है, ये कोई प्लेन है और इसके साथ एक रेखा ये मान लो झुकाव बना रही है, कुछ भी डिग्री मान लीजिए ये झुकाव बना रही, तब भी ये कोण ही कहलाएगा। यानी कि 2 रेखाओं के बीच का स्थान कह लीजिए, या एक प्लेन 2 रेखाओं के बीच का कह लीजिए, या 2 प्लेन के बीच का भी आप कह सकते हैं। एक प्लेन इसको मान लीजिए डस्टर को, एक प्लेन मेरे हाथ को मान लीजिए। तो इस तरह से, कुछ इस तरह से भी ये एंगल ही बनाते हैं। एक ये हो गया, एक प्लेन और ले लीजिए, कुछ इस तरह से, ये दोनों प्लेन, ये जो बीच का आपकी दूरी बच रही है, ये भी एक तरह के कोण है। यानी कि 2 रेखाओं के बीच भी कोण बन सकता है, 2 प्लेन के बीच भी बन सकता है, एक प्लेन एक रेखा के बीच में भी जो झुकाव है वो अपना क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। तो ये तो हो गई बेसिक सी परिभाषा कोण की। अब आइए कोण को कैसे मापा जाता है, ये सब चीजें, कोण की बेसिक चीजें जानते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कोण को मापा कैसे जाता है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि कोण को डिग्री में मापा जाता है। जैसे कुछ डिग्री, यानी पहले तो इसको नंबरों से ही दर्शाया जाता है कोण को, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से कुछ भी, कोई भी संख्या के रूप में दर्शाया जाता है और इसको डिग्री में मापा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 90 डिग्री, मतलब कि उसकी माप आई 90, तो हम लोग इसको 90 ना लिख के 90 डिग्री लिखते हैं। यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा शून्य से छोटा, यहाँ पे जितना बड़ा शून्य बनाइए उससे बारीक सा छोटा सा एक गोला बना दीजिए, इसी को हम लोग सिंपल सा डिग्री कहते हैं। ये आपको थर्मामीटर में जो डिग्री यूज होता है वही है कुल मिला के। नहीं वो नहीं है, यानी कि उसमें टेम्परेचर के लिए डिग्री बस दर्शाया, लेकिन वैसे ही जाता है सब में। तो ये डिग्री हो गई और इसको ऐसे किसी संख्या पे ऊपर एन पे ऐसे कर दीजिए, एक छोटी से बिंदी लगा दीजिए, ये एन डिग्री हो गया। तो इस तरह से इसको डिग्री में मापा जाता है। एक वृत्त जो ये डिग्री है, वो एक डिग्री क्या है कि एक वृत्त का 1/60वां भाग होता है। जैसे कोई वृत्त है, इसको हम लोग बराबर बराबर 160 भागों में बांटते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ये इनको गिने तो 160 हो जाए। तो जो एक भाग आएगा बहुत छोटा सा,
वही क्या कहलाएगा, एक डिग्री, यानी कि 360 बराबर भागों में बांटने पर एक डिग्री कहलाएगा। तो ये पूरा वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाएगा, मान लो यहाँ से आप चलना शुरू करो, ऐसे घूमते 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 यहाँ तक आ जाओ, तब ये कितना कोण पूरा बन गया, ये 360 डिग्री का कोण बन गया। तो यहीं से आप लोग चाहे तो नोट डाल के लिख लीजिए कि एक वृत्त पे 360 डिग्री का कोण बनता है। एक वृत्त 360 डिग्री कोण बनाता है। अगर पूछ लिया जाए अर्धवृत्त कितने का बनाता है, तो उसी का आधा कर दीजिए, 180 डिग्री। तो इसको नापा जाता है डिग्री में, लेकिन ये कब का है, जब ये 2D में हम लोग दो बीमी बात करें तब, जैसे कि कोई रेखा है इस तरह से, तब अगर ये कोण नापा जा रहा है जैसे 60 है, तब इसको हम लोग डिग्री में दिखाते हैं। तो ये तो हो गई अपनी बात कि कोण को कैसे मापा जाता है। अब कोणों के भी विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं, तो चलिए फिर एक एक करके कोणों के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं। कोणों के प्रकार पे बात करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है। जैसे कोई कोण बनता है, जैसे ये एक पॉइंट O है, एक रेखाखंड ये है A, और एक रेखाखंड यहाँ से हम लोग इसको नाम दे देते हैं B। तो ये दोनों रेखाखंड लेते हैं हम लोग। तो ये जो OA और OB रेखाखंड है, यानी कि इसको लिख लीजिए रेखाखंड OA और OB, ये दोनों क्या हैं, कोण की भुजाएं हैं, कोण की भुजाएं हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट O है ये क्या कहलाता है, ये पॉइंट O कोण का शीर्ष कहलाता है, कोण का शीर्ष कहलाता है। अंग्रेजी में इसे वर्टेक्स कहते हैं। तो ये हो जाती है बात अपने कि कोण के मतलब के बारे में बेसिक बात कि इन दोनों भुजाओं को कोण की भुजा कहा जाता है। यहीं से ये हम लोग क्लॉकवाइज अगर कोण बना दे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज बना दे, दोनों उतने ही आएंगे। तो इस तरह से ये इसका शीर्ष है, ये दोनों इसकी भुजाएं हो जाती हैं। अब कोण अलग अलग माप के से उनको माप के बेसिक पे बांटा गया है, या उनको दोनों दो कोण या दो से ज्यादा कोणों को मिलाने पे जो कुछ स्पेशल बनता है उनके हिसाब से कुछ बांटा गया है। तो आइए फिर हम लोग बारी बारी से कोणों के प्रकार पे बात करते हैं। तो देखिए एक वृत्त पे 360 डिग्री का कोण होता है। उन 360 डिग्री कोणों को अलग अलग नामों से मतलब कि कुछ विशेष प्रकार के कोण होते हैं, उन्हीं 360 डिग्री में से कुछ को बांटा जाता है। आइए पहले उन पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे पहला दिख रहा है शून्य कोण। शून्य कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 0 डिग्री का हो, यानी कि कोई माप ना हो। एक उसकी भुजा ये है, दूसरी भुजा भी यही है, यानी कि ये O है और इसी पे A है और इसी पे भी B भी है, यानी कि दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जब संपाती हो जाएं तब अपना बनता है 0 डिग्री का एंगल, जिसे हम लोग शून्य कोण कहते हैं। ये हो गया अपना शून्य कोण, यानी कि ऐसा एंगल जिसकी माप 0 डिग्री हो। अगला आता है न्यून कोण। न्यून माने छोटा होता है, छोटा कोण। ये क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा हो, 90 अंश से छोटा हो। अगर बात की जाए कोण को दर्शाने की, तो हम लोग अगर कोण को थीटा से दर्शाते हैं, कुछ इस तरह से एक जीरो बनाते हैं, उसको बीच से ऐसे फाड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये अपना कहलाता है थीटा। अगर हम लोग कोण को थीटा से दर्शाएं, अमूमन कोण को थीटा से दर्शाया जाता है, बाकी किसी से भी दर्शा सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी दर्शाइए। तो अगर हम लोग थीटा डिग्री, तो ये जो न्यून कोण होता है, ये न्यून कोण क्या होता है, ये 0 डिग्री से तो बड़ा होगा। बड़ा होने के लिए इस तरह का साइन, ये थीटा अपना, और ये 90 डिग्री से छोटा होगा, तब ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो, कुछ भी मान रखता हो, 1 2 डिग्री आधा डिग्री कुछ भी रखता हो, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी कि 90 अंश से छोटा हो और 0 से बड़ा हो जाए, तो वो अपना क्या कहलाएगा, न्यून कोण। इसको हम लोग यहाँ पे थीटा से दर्शा रहे हैं न्यून कोण को। अब ये अपना समकोण क्या होता है, समकोण जब कोई कोण 90 डिग्री बिल्कुल एक दूसरे पे ये रेखाएं परपेंडिकुलर हो जाएं, इस तरह से जब हो जाती हैं, तब ये जो कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी को हम लोग समकोण कहते हैं।
यानी कि समकोण अगर इसको हम लोग थीटा माने तो ये 90 डिग्री के बराबर होता है। समकोण क्या होता है? जो 90 डिग्री पूरा पूरा हो वही अपना समकोण कहलाता है। नेक्स्ट कोण आ जाता है अधिक कोण। अधिक कोण नाम से ही पता है, अधिक जैसे, तो ये क्या होगा? 90 से ज्यादा होगा। 90 से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होना चाहिए। तो ये 90 से ज्यादा 180 डिग्री से, डिग्री लगाते रहिएगा आप लोग, 180 डिग्री से कम। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो 180 डिग्री से कम, अगर इसको थीटा माने तो कुछ इस तरह से दर्शाया जाएगा कि ये 90 से तो ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। यानी कि क्या 90 डिग्री के कोण को अधिक कोण कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। 90 डिग्री से चाहे थोड़ा सा ही ज्यादा हो, ज्यादा होना पड़ेगा अधिक कोण के लिए। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? समकोण कहेंगे। और 180 डिग्री है तब भी उसको अधिक कोण नहीं कहेंगे, क्योंकि 180 से कम होना चाहिए। चाहे बिल्कुल थोड़ा सा ही कम हो, पॉइंट में कुछ कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ कम होना चाहिए। ये होता है अपना अधिक कोण। आगे आ जाता है सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, ऋजु माने होता है सीधा, बिल्कुल सीधी लाइन। तो जैसे ये सीधी लाइन है तो इस पे कोई कोण बन रहा है तो अगर पूरा घूम के वृत्त बना देता तो 360 बन जाता, लेकिन ये आधा ही घूम रहा है तो इसलिए ये क्या हुआ? 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा कोण या ऋजु कोण या सरल कोण जो भी कहना चाहे कह लीजिए, वो कितने का होगा? तो अगर इसको हम लोग थीटा माने तो वो 180 डिग्री का होगा। यानी कि जो कोण 180 डिग्री के होंगे वो क्या कहलाएंगे? अपने ऋजु कोण कह लीजिए या सरल कोण कह लीजिए या सीधा कोण, कुछ भी कह लीजिए। आगे आता है बृहद कोण। जब ये इससे आगे बढ़ता है, देखिए अभी तक क्या हुआ? इस लाइन को इस लाइन पे रखा, 0 डिग्री थोड़ा सा ऊपर किया लेकिन 90 तक नहीं ले गए। न्यून कोण बिल्कुल 90 पे ले आए। समकोण 90 से थोड़ा इधर लाए। अधिक कोण यहाँ तक पहुंचाए तो ऋजु कोण अब इधर आने लगे, फिर से मतलब नीचे की तरफ जाने लगे। तो जैसे ही नीचे गए तो ये हुआ कि पलट गया, मतलब कि ऊपर तो अभी तक सीधा था, नीचे अब जाएंगे तो ये पलट जाएगा। तो इसीलिए इसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब ये 180 अंश से बड़ा है इसीलिए बृहद, यानी कि बहुत बड़ा। अभी तक तो अधिक था तो ज्यादा, बृहद मतलब काफी ज्यादा। तो ये जो अपने कोण हैं ये क्या कहलाएंगे? ये होंगे, अगर इनको हम लोग थीटा से डिनोट करें तो ये पहले लिख लीजिए ऐसे ही, ये क्या होते हैं? 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। ये पूरा यहां से यहां तक का पूरा लेंगे, बस इस लाइन को टच नहीं करेंगे। 180 से ज्यादा होते हैं, 360 से कम होते हैं। अगर इसको थीटा से दर्शाया जाए तो ये इस तरह से दर्शाया जाएगा कि 180 डिग्री से तो ये ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है। ये हो जाता है अपना बृहद कोण। अब एक आ जाता है अपना पूर्ण कोण। यहीं कहीं पे समझ लेते हैं, छोड़िए इसको हटाते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो 6 कोणों पे बात हो जाने पे अपना जो 7वां कोण आता है वो क्या आता है? पूर्ण कोण। यानी कि जो कोण पूरा हो जाए, यानी कि पूरा अपना वो चक्कर लगा ले तब वो कोण जो है वो पूरा हो जाता है। तो अगर इसको हम लोग थीटा से दर्शाएं तो जो कोण 360 डिग्री के बराबर हो जाए, यानी कि अपना एक चक्कर पूरा कर ले, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? 360 डिग्री। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि जैसे यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से घूमते घूमते आए, यहाँ पे पहुंच गए, 360 डिग्री हो गए। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और चक्कर मार के यहाँ पे पहुंचाएंगे तब उसको क्या कहोगे? या इसको यहाँ पे पहुंचाएंगे तब क्या कहोगे? तो अब उसमें आप लोग बढ़ा सकते हैं उस केस में। बाकी एक कंप्लीट होने पे 360 डिग्री ही बनता है। तो इस तरह से यहाँ आ गए जैसे, तो ये तो 360 ये हो गया, इसमें 90 आप लोग और जोड़ लीजिए तो ये कितना हो गया? 450 डिग्री। तो इस तरह से ये कोण और भी बढ़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये तो कोण हो गए 1 से लेके, यानी कि 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में जो हमने कुछ भी बांटा वो। बाकी उसके ऊपर जाएंगे तो उसका नाम कुछ नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ तक उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। अब 2-2 कोणों के पेयर में भी कुछ नाम दिए जाते हैं, वो क्या नाम है या क्या टर्म है, आइए उस पर बात करते हैं। तो 2-2 कोणों को पेयर बनाकर कुछ कोण बनते हैं, जिनमें से पहला है अपना पूरक कोण या कोटि पूरक कोण भी इसे कहते हैं। पूरक कोण और या कोटि पूरक इसे कह लीजिए। तो 2 ऐसे कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो जाए वो दोनों आपस में एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, 2 ऐसे कोण जिनका
योगफल 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के कोटि पूरक कोण या कह लीजिए या पूरक कोण कह लीजिए कहलाते हैं। जैसे कोई कोण ले लीजिए आप लोग, चाहे बनाना चाहें तो ऐसे बना लीजिए या वैसे ले लीजिए। एक कोण अपने पास 40 डिग्री है, एक कोण अपने पास 50 डिग्री है। अगर इन दोनों का योग करें हम लोग तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि ये वाला इसका कोटि पूरक है, ये वाला इसका कोटि पूरक है। यानी कि 40 डिग्री वाले का कोटि पूरक कोण 50 डिग्री, 50 डिग्री वाले कोटि पूरक कोण का 40 डिग्री। अगर बात करें हम लोग 30 डिग्री, जैसे दे दिया कि 30 एक कोण मतलब दो कोण है, दोनों आपस में कोटि पूरक कोण है। पहला कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा? तो दूसरा कोण जाहिर सी बात है कि कुछ कोण होगा जिनका योगफल 90 होना चाहिए। तो इसमें कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए? तो 60 जोड़ देंगे हम लोग तो 90 हो जाएगा। तो यानी कि 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या है? 60 डिग्री है, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह से अगर 60 है, पूछ लिया जाए कि 60 का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो 60 का कोटि पूरक कोण 30 डिग्री होगा। इसी तरह से कुछ भी पूछे तो हम उसमें ये बात का ध्यान रखेंगे कितना एंगल और जोड़ दें कि ये 90 डिग्री पहुंच जाए, बस उतना ही उसका कोटि पूरक कोण होगा। उम्मीद है कि ये कोटि पूरक कोण के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं संपूरक कोण पे। तो नेक्स्ट आ जाता है अपना संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है कि दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो जाए। अभी तक क्या था? दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो जाए। अब उससे थोड़ा बड़ा, दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो जाए। तो चाहे तो लिख लीजिए, दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश हो एक दूसरे के कोटि पूरक संपूरक कोण, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो जाए वो संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एक कोण दे दिया कि 90 डिग्री है, इसका संपूरक कोण आपको खोजना है तो इसमें हम कितना जोड़ दें कि 180 डिग्री आ जाए। तो इसमें हम लोग 90 और जोड़ दें तब ये 180 डिग्री पूरा हो जाएगा, यानी कि 180 पूरा होना चाहिए। तो यानी कि 90 डिग्री का जो संपूरक कोण अगर आपसे पूछे कि 90 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, या ऐसा दे दे कि दो कोण है, दोनों आपस में संपूरक कोण है और उनमें पहला कोण जो है वो 90 डिग्री का है, तो दूसरा कोण बताइए। तो दूसरा कोण आप लोग जानते हैं कि कितना जोड़ा जाए कि 180 अंश हो जाए, तो बस 90 और जोड़ दें 180 अंश हो जाए 20। और हम लोग अगर ऐसे बात करें कि 50 का संपूरक कोण क्या होगा, तो 50 का संपूरक कोण कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो यहाँ से हम लोग 130 जोड़ देंगे तो ये 80 हो जाएगा। 120 डिग्री का संपूरक कोण बात की जाए तो कितना जोड़ दें हम लोग, यहाँ पे हम लोग 60 अंश जोड़ देंगे तब ये 180 हो जाएगा। तो इस तरह से संपूरक कोण, उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल पता चल गया होगा। अगर कोई निकालने के लिए भी कहेगा किसी कोण का संपूरक कोण, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए कोणों के माप के हिसाब से, यानी कि दो कोणों को ऐड करने पर जो कुछ होता है उसके हिसाब से। अब कोणों को अलग करने के हिसाब से या वैसे ही देख लीजिए। तो अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग कोण समद्विभाजक पर। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोण समद्विभाजक या समद्विभाजक कोण पे। अब ये समद्विभाजक कोण क्या होता है? दो ऐसे कोण जिन्हें बराबर भागों में बांटा जाए। अगर ऐसे समझे हम लोग तो ये इसका कॉमन बिंदु हो गया। यहाँ से अगर हम लोग 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो एक बीच में लाइन ऐसी खींचिए जो दोनों को 30-30 डिग्री पे बांट दे, यानी कि दो बराबर भागों में बांट दे। यही क्या कहलाएगी? कोण समद्विभाजक। इसका एक नाम और निकल कर आया, कोण समद्विभाजक।
एक और इसका नाम कह सकते हो कोण अर्धक। कुछ किताबों में इसको कोण में ही कंसिडर किया गया है। दो ऐसे कोण जिन्हें बराबर भागों में बांट दिया जाए वो समद्विभाजक कोण कहलाते हैं। और ये जो रेखा बीच में खींच दी जाती है, जो कोणों को दो बराबर भागों में बांट देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण अर्धक कह लीजिए या कोण समद्विभाजक कह लीजिए। तो इस तरह से कोण क्या होते हैं, जो दोनों बराबर हों। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट और हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये समद्विभाजक कोण होते हैं, समद्विभाजक कोण बराबर होते हैं। तो ये सिंपल सी बात, दो ऐसे कोण जो समद्विभाजक हैं वो दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे एक 30 डिग्री का कोई कोण है तो इसका समद्विभाजक भी 30 डिग्री ही होगा। अगर हम लोग 90 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करें तो ये क्या आएगा, 45-45। यानी कि इनका योगफल जो है वो इसके बराबर आ जाना चाहिए, जो पुराना कोण था, यानी कि इनका ओरिजिन जहां से हुआ है। तो इस तरह से ये हो गया अपना कोण समद्विभाजक। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आसन्न कोण पर। आसन्न कोण वो भी छोटा सा कोण है, तो उस पर आइए बात करते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आसन्न कोण। इंग्लिश में इसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अब ये कोण क्या होते हैं, दो ऐसे कोण जो अगल बगल हों। तो इसके लिए कुछ कॉमन बातें होती हैं। पहली बात कि इनका एक कॉमन शीर्ष होता है, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। इसमें भी दो कोण होते हैं, दो ऐसे कोण, दो ऐसे कोण जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, पहली बात। दूसरी बात, एक उभयनिष्ठ भुजा भी हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। यहाँ पे निष्ठ लिखना भूल गए, लिख लीजिए। तो एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। और तीसरी बात ये कि जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, जो उभयनिष्ठ नहीं है, वो उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग साइड में होनी चाहिए। तो इसको भी लिख लीजिए कि दोनों अउभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के अगल बगल हो या विपरीत दिशा में हो। अउभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। यानी कि कोई आसन्न कोण तब कहलाएगा, जो पहला वीडियो था उसमें आसन्न भुजा के बारे में बताया गया था कि दो भुजाएं ऐसी हों जो इनका कॉमन शीर्ष हो। तो इस तरह से पहला कंडीशन क्या है अपना कि एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। एक उभयनिष्ठ बिंदु ये हो गया, इससे एक ये है जो अपनी उभयनिष्ठ रेखा है या भुजा कह लीजिए, उभयनिष्ठ भुजा। और जो अउभयनिष्ठ दो भुजाएं बच रही हैं वो दोनों इसके अगल बगल नहीं, मतलब कि दोनों अलग अलग होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो ये जो एक एंगल ये बना थीटा और ये एक एंगल बना, इसको मान लीजिए फाई नाम देते हैं। फाई को जो इस तरह से बना दिया जाता है वो फाई बढ़ा जाता है। एक दिन आप लोग कहिएगा तो ये जो चिन्ह होते हैं इनके नाम की एक छोटी सी 1 या 2 मिनट की वीडियो बनेगी। अगर चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसकी एक वीडियो बना देंगे कि थीटा का चिन्ह क्या होता है, फाई क्या होता है, साई क्या होता है। इस तरह से सारे चिन्हों के बारे में आपको उसमें बता दिया जाएगा। तो ये फाई, तो अगर थीटा और फाई इन दोनों कोणों को हम लोग नाम देते हैं तो ये दोनों कोण उभयनिष्ठ कहलाएंगे। ऐसा अगर हम लोग बनाए कि ये हुआ एक कोण, ये वाला थीटा, और एक कोण हम लोग इसको मानते हैं ये वाला, और ये उभयनिष्ठ भुजा। यानी कि एक ऐसी भुजा जो दोनों कोणों में काम आ रही है। यहां से देखिए तो यहां से यहां तक ये वाली भुजा काम आ रही है, और यहां से अगर देखें तब भी यही वाली भुजा। तो जो उभयनिष्ठ भुजा है, अगर ये दोनों अउभयनिष्ठ भुजाएं दोनों एक ही दिशा में हो जाए, इसके विपरीत विपरीत नहीं होंगी, तब ये अपना आसन्न कोण नहीं कहलाएगा। उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये इतनी कंडीशन होनी चाहिए कि एक कॉमन शीर्ष हो, दोनों का शीर्ष जो है वो उभयनिष्ठ है,
और दो जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके दोनों तरफ अउभयनिष्ठ भुजाएं होनी चाहिए। इतनी ही पहचान है इसकी आसन्न कोण की। तो आइए वैसे ही लगे हाथों बात कर लेते हैं हम लोग कोण सर्वांगसम की। जैसे सर्वांगसम रेखा के बारे में बात किया था, वैसे ही हम लोग कोण सर्वांगसम के बारे में बात कर लेते हैं, या सर्वांगसम कोण के बारे में। तो आइए बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपना आ जाता है सर्वांगसम कोण या कोण सर्वांगसम। ये क्या होता है, जैसे रेखाएं दो होती हैं सर्वांगसम, वैसे ही कोण होते हैं, यानी कि दो ऐसे कोण जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर एक दूसरे को पूर्णतया आच्छादित कर लें। यानी कि एक कोण कुछ इस तरह से लेते हैं हम लोग, ये थीटा डिग्री है, और एक कोण हम लोग इस तरह से लेते हैं, ये फाई डिग्री है। तो ये दोनों को अगर हम लोग एक दूसरे पर ही चिपका दें, यानी कि इस कोण को उठाकर इसका शीर्ष इससे मिला दें, रेखाओं को आपस में मतलब कि सेट करें, तो ये पूरी तरह से सेट हो जाए, यानी कि शीर्ष पर शीर्ष सेट हो जाए और ये भुजाओं पे भुजाएं सेट हो जाएं। तो ये अपना क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कोण। यहीं से एक नोट निकल कर आता है कि सर्वांगसम कोण भी आपस में बराबर होते हैं। सर्वांगसम कोण बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गए अपने सर्वांगसम कोण के बारे में, यानी कि दो कोणों को आपस में अगर एक दूसरे पर रखा जाए तो पूरी तरह से ढक ले। जैसे ये मेरी हथेली है, इसके ऊपर मैं अपनी दूसरी हथेली रखता हूं, तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, ना तो कहीं से कम ना तो कहीं से ज्यादा रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होती हैं। अपनी हथेली आप भी रखकर चेक कर लीजिए कि आपकी हथेली सर्वांगसम है कि नहीं। तो उसी तरह से इन कोणों को भी हम लोग एक दूसरे पर रखें तो ये पूरी तरह से ढक लें, तब वो सर्वांगसम कहलाएंगे। और ये कंडीशन तभी आएगी जब दोनों कोण बराबर हो, क्योंकि अगर हम लोग एक कोण को 30 डिग्री ले लें इस तरह से और एक कोण को 90 डिग्री ले लें, तब हम इसको रखेंगे तो ये वाली भुजा तो सेट कर लेंगे आप लोग, और इसका शीर्ष भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ये वाली भुजा कुछ ऐसे जाएगी, जब सेट करेंगे तो ये पूरी तरह से नहीं ढकेगी। तो इसलिए कोणों का बराबर होना भी आवश्यक है सर्वांगसम होने पर। तो ये हो जाती है बात अपनी सर्वांगसम कोण पर। तो आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण पर। तो नेक्स्ट अपना आ जाता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, पहले तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए इस तरह से। दो रेखाएं जब एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो ये जो दोनों कोण एक दूसरे के आमने सामने बनते हैं, यही कोण अपने क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह से दो लाइन से दिखा दिया जाए तो यानी कि ये वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये वाला इसका, आपस में भी अपोजिट होंगे। यानी कि अगर हम लोग कोणों को नाम दिया जाए A B C D, तो A और B आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे, C और D आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे। यानी कि A का शीर्षाभिमुख कोण B, B का शीर्षाभिमुख कोण A, C का D, D का C। इस तरह से ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और ये आपस में बराबर भी होते हैं। आगे एक प्रमेय आएगी, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे तभी। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो दो रेखाएं होती हैं, जो दो समांतर रेखाएं होती हैं, जब उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है तब कुछ कोण बनते हैं, उन कोणों पर भी हम लोग विस्तार में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना कोण आ जाता है वो कौन सा है, संगत कोण। संगत कोण पहले ही बता दिया गया कि तिर्यक रेखाओं से संबंधित होते हैं। तिर्यक रेखा क्या होती है ये आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। तो दो समांतर रेखाएं जब ऐसी होती हैं, उन्हें एक कोई रेखा काटती है इस तरह से, कोई भी दो रेखाएं हों, उनको जब कोई तीसरी रेखा इस तरह से काटती है तब वो दोनों मतलब कि वो उस पर तिर्यक रेखा कहलाती है इस तरह से। तो अब जब ये तिर्यक रेखा का है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक रेखा है AB और एक ये दूसरी रेखा है कौन सी, CD। तो ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, यहाँ से कुछ एंगल बन रहे हैं, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, चार बने। नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो कोण, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी कि इस तरफ ले रहे तो इस तरफ ले रहे तो इस तरफ, दो कोणों का इसमें भी पेयर रहेगा। दो कोण संगत कोण कहलाते हैं यदि दोनों कोण रेखाओं के या तो ऊपर हों या तो नीचे हों। यानी कि पहली बात तो एक ही साइड होने चाहिए, फिर ऊपर या नीचे का भी मामला है, यानी कि या तो दोनों कोण ऊपर ही हो या तो दोनों कोण नीचे ही हो। तो जैसे हम लोग बात करें कोण A और कोण मतलब 1 और 5 पे, तो यानी कि कोण 1 तथा कोण 5 ये दोनों आपस में क्या है, संगत कोण है। ये दोनों तिर्यक रेखा के उस तरफ है
और समांतर रेखाओं के ऊपर की ओर है। और इसी तरह से 2 और 6 को देखें तो तिर्यक रेखा के इस तरफ है दाएं तरफ और दोनों रेखाओं के नीचे है। तो यानी कि कोण 2 तथा 6 ये भी क्या है, संगत कोण है। इस तरफ हो गया। इस तरफ की बात की जाए तो 4 और 8, 4 तथा 8 ये दोनों है संगत कोण। इस तरह से 3 और 7 भी संगत कोण है। कोण 3 तथा कोण 7 ये भी संगत कोण है। तो इस तरह से संगत कोण के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो एक ही तरफ बनने वाले कोण, यानी कि ये समांतर हो या ना हो, ऐसे कोई रेखा काट रही है तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। जब ये समांतर होते हैं तब ये कोण बराबर हो जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर ये रेखाएं समांतर नहीं है तब भी ये ऐसी कंडीशन आएगी और ये आपस में ये पहला और पांचवा, दूसरा और छठा, यानी कि रेखा के जो तिर्यक रेखा है उसके एक साइड होने चाहिए और जो ये 2 रेखाएं बच रही हैं उनके या तो ऊपर हो या तो नीचे, तो वो दोनों कोण संगत कोण कहलाते हैं। बस इतनी सी बात। जब ये समांतर हो जाता है तब ये कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि जो कोण 1 है वो कोण 5 के बराबर हो जाएगा, जो 2 है वो 6 के बराबर हो जाएगा जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। इसकी एक प्रमेय आगे आएगी, उस पर हम लोग तब ही चर्चा करेंगे। अभी बस इतना याद रखिए, ये दोनों कोण आपस में संगत कोण कहलाएंगे। ये दोनों संगत कोण, ये और ये संगत कोण, ये और ये संगत कोण। उम्मीद है कि संगत कोण के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब आइए बात करते हैं एकांतर अंतः कोण पर। तो अब ये नेक्स्ट एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, तो ये भी वही केस, 2 रेखाएं ऐसी हैं, इनको एक कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण बनते हैं कुछ। ये सारी चीजें पुरानी ही हैं, बात समझ में आ ही गई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम दे देते हैं, या ऐसे दीजिए इस तरफ से 5 6 7 8 इसको दे दीजिए। तो ये हो गए अपने एंगल। तो अब इसमें एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण पहले तो अंदर होने चाहिए, यानी कि इस रेखा के नीचे और इस वाली रेखा के ऊपर होने चाहिए, और ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं, यानी कि ये जो कोण 3 है वो 5 का एकांतर कोण है और ये जो 2 है वो 8 का है। तो बस सिंपल सी बात है, एकांतर कोण में जो एंगल अपने पास 3 है तथा कोण 5, 3 और 5 आपस में एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है, 2 और 8 है, 2 तथा कोण 8 ये आपस में एकांतर अंतः कोण है, यानी कि एक का अंतर, यानी कि इस तरह से बात की जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि पहला एक का अंतर दिया, ये इधर से देखें तो ये एक का अंतर दिया, ये इधर से चाहे तो एक इसका अंतर दिया, ये इधर से चाहे तो 3, ये एक इधर अंतर दिया, ये तो एकांतर यानी कि एक के अंतर पर जो कोण आ रहा है वही अपना एकांतर कोण कहलाता है। इसमें भी वही बात है कि जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, और अगर नहीं समांतर है तो नहीं बराबर होंगी, लेकिन एकांतर कोण तब भी कहलाएंगे जब दोनों बराबर हो जाएंगे, और एकांतर कोण तब भी कहलाएंगे जब दोनों अलग अलग रहेंगे। तो उम्मीद है कि एकांतर कोण तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रमागत अंतः कोण पर। इसी वाले चित्र में बात कर लेते हैं हम लोग किस पे, क्रमागत अंतः कोण पर। क्रमागत अंतः कोण, ये सिंपल क्रमागत, अभी तक तो एक के अंतर पे बात हो रही थी, अब क्रमागत लेना है तो 3 वाला जो है 8 के बराबर हो जाएगा, 2 वाला, 3 और 8 दोनों आपस में क्रमागत अंतः कोण है, 2 और 5 भी आपस में क्रमागत अंतः कोण है। तो ये तो हो जाते हैं अपने कोणों के प्रकार। इतने प्रकार के कोण शायद जितना हमें पता था या जितना कोशिश की हमने जितने कोणों को इकट्ठा करने की, वो सारे कोणों के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। अब इन कोणों के बारे में कुछ प्रमेय रह जाती है, उस पर भी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो कोणों के प्रकार खत्म हो जाते हैं, इतने ही प्रकार के कोण है। अगर आपको किसी और प्रकार के कोण या किसी और नाम से कोई जाना जाता है तो उसको अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब कमेंट में ही दे दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि अब तक की वीडियो समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमेय जो कोणों पर लागू होती हैं, यानी कि जिनके हिसाब से कोणों पर रिलेशन या ये सब चीजें तय होती हैं, उस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कोणों के गुणधर्म और उससे रिलेटेड प्रमेय पे। तो पहली प्रमेय कह रही है, पता ही है कि कोण को डिग्री में मापा जाता है या अंश में, हिंदी में कहिए तो कोण को अंश या डिग्री में मापा जाता है। उसमें थोड़ा सा बढ़ गया है कि एक अंश बराबर 60 मिनट होते हैं,
अंश को कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है, ऊपर एक डॉट लगाकर, और अंश ये जो मिनट होता है उसको एक सिंगल ऊपर डैश लगाकर दर्शाया जाता है। एक अंश में 60 मिनट होते हैं, उसी तरह 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये घड़ी वाला ही मैटर है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड। सेकंड को ऊपर डबल डॉट से दर्शाया जाता है। इतनी बात पक्की है। अब यदि एक किरण किसी रेखा पर आपतित हो तो इस प्रकार बने कोण का योगफल 180 अंश होता है। सिंपल सी बात है, एक ये रेखा है, इस पर कोई किरण आपतित हो रही है, यानी कि ये किरण है यहाँ से आपतित हो रही है। ये एक एंगल x बना रही है, एक एंगल y बना रही है। नाम कुछ भी रख लीजिए, xy कर लीजिए, थीटा और फाई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो ये जो x और y का योगफल है वो 180 डिग्री ही बनेगा। यानी कि चूंकि ये रेखा सीधी है तो चाहे इसको जिस डिग्री पर गिराइए, इस पे गिराइए, ऐसे 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 कहीं तो भी गिराइए, दोनों का योगफल कह रहा है 180 अंश होंगे। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, बराबर हो भी सकते हैं, क्योंकि जब ये 90 डिग्री बनाएंगे तब बराबर हो जाएंगे, लेकिन दोनों का योग जब किया जाएगा तो वो 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। जैसे एक पॉइंट ये है, इसी पे ये कोण बन रहा है, ये बन रहे हैं, ये बन रहा है, ये तो ये एक कोण बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, पांचवा ये बना, छठा ये बना। इसको नाम दिया है ABCDEF। ये मान लो इतने कोण बन रहे हैं, और भी कितने भी कोण बना लीजिए। तो इन सभी का योगफल कितना होगा? 360, क्योंकि ये पूरा एक वृत्त कंप्लीट हो रहा है और शुरू में ही बताया गया है कि किसी वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो सिंपल सी बात है कि A + B + C + D + E + F करने पे हमें क्या प्राप्त होगा? 360 डिग्री का एंगल प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये 3 प्रमेय इंपॉर्टेंट थी। ये 3 प्रमेय, आइए नेक्स्ट और जितनी प्रमेय बचे हैं बारी बारी से उन पे भी बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपनी कुछ प्रमेय लिखी गई है यहाँ पे, कितनी है? 4 है। 3 पहले हो चुकी है, 7 टोटल हो जाएंगी। तो यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, पहले ही बताया गया है। यानी कि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये दोनों कोण जो है वो आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये फाई है तो ये भी फाई होगा। ये दोनों कोण अलग अलग हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि जब ये दोनों आपस में बराबर हो भी सकते हैं, मतलब कि सभी 90 डिग्री के हो जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये रेखाएं जब कुछ इस तरह से प्रतिच्छेद करने लगेंगी तब उस स्थिति में ये सारे कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अदरवाइज ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। बस यही कह रही है प्रमेय कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये इसके बराबर हमेशा रहेगा, ये इसके बराबर हमेशा रहेगा। बस एक ऐसी कंडीशन जब होगी 90 डिग्री पर जब सभी मिलेंगे तभी सभी कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये एक स्पेशल केस है। बाकी जनरल केस में ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। आगे देखिए, रैखिक युग्म बनाने वाले कोण संपूरक होते हैं। रैखिक युग्म बनाने वाले कोण यानी कि ये इस तरह से, ये पहला कोण, दूसरा कोण XY, यानी कि इन दोनों का योगफल जो 180 आ रहा है। यही वाले दोनों कोण यानी कि जो एक रेखा पे बन रहे थे, अगल बगल बन रहे थे, इस तरह से ये दोनों कोण एडजेसेंट होते हैं, यानी कि आसन्न कोण भी होते हैं, और एक रेखा पे इस तरह से बन रहे हैं, यानी कि इनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो बस ये कह रहा है कि ये जो दोनों कोण हैं जो अगल बगल बन रहे हैं, इनमें देखिए, इसमें पूरक कोण, ये जो रैखिक युग्म बन रहे हैं उसमें और ये जो अपना संपूरक कोण था उसमें अंतर क्या था कि ये दोनों अगल बगल ही बनेंगे। उसमें ये जरूरी नहीं था एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण कहीं और बन रहा है, बस दोनों का योगफल 180 डिग्री हो जाना चाहिए। लेकिन बस इसमें पूरा ये जो अपना रैखिक युग्म बनाते हैं जो कोण, उनमें क्या है कि वो दोनों अगल बगल ही होने चाहिए, एक रेखा पर ऐसे ही होने चाहिए। तो इस तरह से ये कह रहा है कि रैखिक युग्म बनाने वाले कोण संपूरक होते हैं, यानी कि दोनों का योगफल 180 आता है तो संपूरक हो ही गए। तो ये कंडीशन पहली की संपूरक होते हैं। उसी से रिलेटेड ये दूसरी है कि यदि रैखिक युग्म बनाने वाले कोण बराबर हैं तो प्रत्येक 90 डिग्री के होंगे, यानी कि बराबर हैं तो जाहिर सी बात है 90 के होंगे तभी 180 डिग्री हो पाएगा। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, ये भी 90, ये भी 90, तभी बराबर होंगे, नहीं तो थोड़ा सा कम ज्यादा होगा। जैसे ही ये 49 होगा, ये वाला ये जैसे ही 91 होगा, ये वाला कितना हो जाएगा? 89 रह जाएगा। तो इस तरह से ये अगर एक मतलब कि बराबर है तो 90 डिग्री होंगे। दूसरा कह रहा है यदि रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण अधिक कोण होगा। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, यदि एक कोण अधिक कोण है तो दूसरा कोण न्यून कोण होगा। जाहिर सी बात है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा अपना, इसको न्यून कोण लिए हैं तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। तो
तो जैसे ही ये देखिए 90 से नीचे, ये 90 से ऊपर है, यानी कि एक न्यून कोण तो एक अधिक कोण। पहला अगर अधिक कोण है तो दूसरा न्यून कोण, दूसरा न्यून कोण है तो पहला अधिक कोण। इस तरह से अपनी ये प्रमेय है। तो उम्मीद है कि ये आपको चारों प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आइए नेक्स्ट और जो बची हुई प्रमेय है, जो अपनी तिर्यक रेखाओं पे रिलेटेड कुछ प्रमेय है, उन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है अपनी, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा विभक्त करती है, यानी कि ये दो समांतर रेखाएं अपनी हो गई प्यारी सी, इनको एक नाकारा से तिर्यक रेखा, यानी कि ये भी प्यारी ही है मान लीजिए, विभक्त कर रही है। कोण 4 बनेंगे इस तरह से, यहाँ यहाँ इस तरह से। नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इनका नामकरण कर देते हैं। अब जो संगत कोण है वो कह रहा है बराबर होंगे, यानी कि जब ये रेखाएं समांतर होंगी तभी ऐसी कंडीशन होगी कि जो संगत कोण है वो बराबर होंगे। संगत कोण क्या है? 1 और 5 के संगत कोण 2 और 6 थे, तो ये बराबर होंगे आपस में। कोण 1 बराबर होगा कोण किसके? 5 के। जो कोण अपना 2 है वो बराबर होगा कोण 6 के, क्योंकि संगत कोण है। 4 बराबर होगा किसके? 8 के। तो जो कोण 4 है वो बराबर होगा कोण 8 के। इसी तरह से 3 बराबर होगा किसके? 7 के। तो एंगल 3 जो है वो बराबर होगा एंगल 7 के। ये हो जाता है अपने संगत कोण से रिलेटेड प्रमेय, यानी कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से एकांतर अंतः कोण क्या थे? ये 3 और 5 आपस में थे, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी कि 3 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे। 2 और 8 थे, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो ये हो जाते हैं कुछ प्रमेय जो कोणों से रिलेटेड थे। उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ प्रमेय अगर छूट रही हो या जो डाउट हो, आपको ना समझ में आ रहा हो, कुछ अभिग्रहित होते हैं या कोई ऐसे कथन होते हैं जो वास्तव में सत्य होते हैं, तो अगर ना समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं इसमें बताई गई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।